अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग की लाई हूँ मोदी जी से रिलेटेड एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। जयशंकर एंड जेडी वेंस स्टन जर्मनी, लुक एट माय फिंगर, सेज इंडियाज एस डी शंकर ओवर टू डेमोक्रेसी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जर्मनी के शहर म्यूनिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई। जर्मनी हर कुछ समय बाद ये कॉन्फ्रेंस होस्ट करता है। इसका नाम है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में देखिए भारत के डॉक्टर अजय शंकर और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, ये सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो छा गए। जेडी वैंस के बारे में तो ना आज के समय इंटरनेशनल मीडिया, चाहे सीएनएन, बीबीसी, कहीं भी आप पढ़ लीजिए, सिर्फ एक हेडलाइन आपको मिलेगी। जेडी वैंस ने म्यूनिक में खड़े होकर यूरोपियंस के सामने ही यूरोप को अटैक किया। फ्री स्पीच और माइग्रेशन को लेकर यूरोपियंस को बताया कि बाहर के लोग आके पूरा यूरोप तुम्हारा कब्जा आ जाएंगे, यू मस्ट टेक एक्शन। और जेडी वैंस की बातें देखिए इतनी कड़वी थी, यूरोपियंस को इतनी कड़वी लगी कि जर्मनी के वाइस चांसलर ओलाफ शॉल्ज ये खुद खड़े हो गए और इन्होंने ओपनली आलोचना करी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की। और तो और जर्मन मिनिस्टर ये कह रहे थे कि जेडी वैंस कैसे कर सकते हैं कि जर्मनी में खड़े होकर ये बोल दिया कि जर्मनी तो एक डिक्टेटरशिप या फिर एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। जर्मनी आपको अथॉरिटेरियन रिजीम दिखती है, जेडी वैंस आप ऐसा कैसा कह सकते हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मगर जेडी वैंस आए, बोलकर चले गए। अब जर्मनी बहुत जरा गुस्सा है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से जर्मनी अथॉरिटेरियन रिजीम है या नहीं है? मतलब मैं आपका व्यू पॉइंट भी यहाँ पर जानना चाहूंगा। नाउ जेडी वैंस ने क्या क्या कहा है जिसको लेकर जर्मनी इतना गुस्सा हो गया, थोड़ा सा इसको और डिस्कस करेंगे। मगर पहले इंडियन पर्सपेक्टिव से ये जानते हैं कि डॉक्टर अजय शंकर जो इस तरीके से म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, जो इन्होंने बातें सुनाई है ना यूरोपियंस को, कि देखो होता क्या है कि तुम्हारे वेस्टर्न जो अम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, ये भारत में आते हैं। जो इंडिया में आउटलायर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनका डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है, उनके अपने एजेंडा होते हैं। उनसे आपके जो अम्बेसडर्स हैं बातचीत करना शुरू कर देंगे, उनको एम्बेसीज में इनवाइट करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। अगर इसका छोटा सा फ्रैक्शन, इसका कुछ परसेंटेज भी एक इंडियन एम्बेसडर कर ले तुम्हारे देश में ना, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जो ये छोटी सी क्लिप है जयशंकर साहब की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर इन्होंने किस तरीके से यूरोपियंस को अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। Every country has its mainstream politics. It has its outliers. Okay. If I were to look, for example, at how much Europeans, Westerners reach out to outliers in those societies, if I were to look at what do Western ambassadors do in India, if my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards here. ये देखिए, छोटी बात नहीं होती जर्मनी में बैठकर यूरोपियंस को ये बोलना, जो तुम्हारे एम्बेसडर करते हैं ना हमारे देश में, अगर हमने कर दिया तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको याद होगा जर्मनी की साइड से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई थी अरविंद केजरीवाल लीगल इशू को लेकर, जो उनका वो लिकर स्कैम को लेकर चल रहा था अरविंद केजरीवाल का। बार बार जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही थी और इंडिया ने एक बार को जर्मनी के डेप्यूटी चीफ को सम्मन भी किया था और ये कहा था कि देखिए एक केस चल रहा है जहां पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक आदमी गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। आप यहां पर स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हो? आप ये बार बार क्यों कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल को न्याय मिलना चाहिए? आपको यहां पे इतना इंटरेस्ट क्यों है इस केस को लेकर? तो ये एक सिंपल सा, एक छोटा सा उदाहरण है। इससे पहले आप अगर जाओगे, कई बार इंडिया में प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे आर्टिकल 370 का इशू हो या फिर इससे पहले सीए एनआरसी का इशू हो। हमेशा यूरोपियन एम्बेसडर्स, इवन बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर्स खुलकर इंडिया में कमेंट करते हैं, हमें ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फिर रैंकिंग्स आती है, इनके हिसाब से रिपोर्ट्स आती है। तो यहां पर इंडिया अब ओपनली एक ऐसे टाइम में जब यूएसए भी खुल के कह रहा है कि जर्मनी एक अथॉरिटेरियन रिजीम बन चुका है और जर्मनी के मिनिस्टर इसका विरोध कर रहे हैं, इंडिया के विदेश मंत्री ने भी खुलकर कह दिया कि अगर हमने वो करना शुरू कर दिया जो तुम लोग करते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना। इसके बाद जो यहाँ पर पैनल में लोग हैं उन्होंने ये पूछा, मगर आप ये तो मानोगे ना डेमोक्रेसी खतरे में है। ये आप एक बात नोट करिएगा, चाहे यूरोप के कोई भी बड़े वहाँ से इन्फ्लुएंसर्स या जो भी यहाँ पे पैनल के लोग हैं, जो इनके यहाँ जियो पॉलिटिक्स के ऑथर्स वगैरह हैं,
वो एक बात कॉमन बोलते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये एक यूरोप से लगातार इको आ रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो जब जयशंकर साहब के सामने ही बोला कि ये तो मानोगे ना डेमोक्रेसी खतरे में है, तो इन्होंने यहाँ पर बोला नहीं, और डेमोक्रेसी ओवरऑल इंडिया में परफॉर्म भी कर रही है। ये जो छोटी सी क्लिप है यहाँ पर, ये आप सुनिए। What do you think about Western democracy? Well, look, before I do that, let me, because I think I appear to be an optimist in what is a relatively pessimistic panel, if not room. इन्होंने कहा है कि जो ये पूरा रूम है, पैनल है, काफी निराशावादी लग रहा है डेमोक्रेसी के फ्यूचर को लेकर। So I'll begin by sticking up my finger, and don't take it badly, it's the index finger. The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. ये कह रहे हैं मेरी उंगली देखो, यहाँ पे तुमको ये स्याही का जो मार्क दिख जाएगा ना, ये निशानी है कि मैं वोट करके आया हूँ। भारत में अभी चुनाव हुए हैं, जो ऑब्वियसली आपको पता होगा, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, फिर उसके बाद वेरियस स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शन हुए हैं, एंड एवरीवेयर इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं। Voted. We just had an election in my state, just over. Last year we had a national election. In Indian elections, roughly 2/3 of eligible voters vote. At the national election, electorate of about 900 million, about 700 million voted. We count the votes in a single day. Nobody disputes the result after it's announced. And if you look, and by the way, from the time we started voting in the modern era, 20% people more vote today than they did decades ago. ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में डेमोक्रेसी पर लोगों का विश्वास जागा है। कई दशकों पहले आप अगर देखो तो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज भारत में कम हुआ करती थी। अब ओवरऑल आप अगर देखो पैन इंडिया में 20% ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। So the first message that somehow democracy is in trouble globally, worldwide, I'm sorry, I have to differ with it. I mean, right now we are living well, we are voting well, we are optimistic about the direction of our democracy, and for us, democracy is actually delivered. ये जवाब देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ओवरऑल डेमोक्रेसी इज डूइंग वेल। ये जो आपका यहाँ पे निराशावादी वाला ये मैसेज होता है ना बार बार कि डेमोक्रेसी खराब हो रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही है। और प्रॉब्लम देखो ये आती है दुनिया में, अगर ग्लोबली अगर हम देखें तो कई यूरोपियन देश अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। A time, and I have to say this in all honesty, where West treated democracy as a Western characteristic and was busy encouraging non-democratic forces in the global South. It still does. I mean, in many cases, I can point to some very recent ones, where actually everything that you say you value at home, you don't practice abroad. अब इस पूरी कॉन्फ्रेंस में ना जेन्युइनली जब तक ये कॉन्फ्रेंस थोड़ी खत्म होने को आ रही थी, ऑर्गेनाइजर्स की शक्ल पे लिटरली लग रहा था कि ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी क्यों है। पहले तो ये जयशंकर साहब ने खुल के ये बोल दिया कि जो तुम करते हो अगर हमने करना स्टार्ट कर दिया तो झेल नहीं पाओगे। तुम खुल के जहाँ पे तुमको सूट करता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हो। फिर जेडी वैंस आए, इन्होंने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट और कड़वी बात है ये बोल दी जर्मनी में। With all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg's scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. नाउ ग्रेटा थनबर्ग आपको याद होगा क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, खूब स्टेटमेंट्स देती थी। अमेरिकन्स ने सुना कि ठीक है एक यहाँ पे यूरोपियन लड़की है और बार बार क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे रही है, काफ़ी न्यूज़ में थी। जेडी वैंस यहाँ पर ये कह रही हैं कि यूरोपियन लीडर्स आज के समय कंप्लेन कर रहे हैं इलॉन मस्क को लेकर। कई जो यूरोपियन लॉ मेकर्स हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि इलॉन मस्क का जो प्लेटफॉर्म है एक्स, इसको यूरोप में ऑल टुगेदर बैन कर देना चाहिए। जेडी वैंस का ये कहना है कि अगर हम लोग ग्रेटा थनबर्ग को सुन सकते हैं 10 साल तक, तो कुछ महीने तक तुम भी इलॉन मस्क को बर्दाश्त कर सकते हो। ये बात इनको यूरोप को बोलनी पड़ी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी में आज के समय कई पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, चाहे फार राइट में हो या फिर लेफ्ट में हो, उनको मंच नहीं दिया जा रहा और बहुत सारे वोटर्स को ये बोला जा रहा है तुम्हारी आवाज मैटर नहीं करती। But what German democracy, what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered.
Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. देयर इज नो रूम फॉर फायरवॉल्स। अगर तुम ये सोचते हो कि इंटरनेट की सेंसरशिप करोगे, कि एक एरिया इंटरनेट का तुम्हारे देश में ना दिखे और तुम्हें बस अपनी जनता को एक सर्टन व्यू पॉइंट दिखाना है, वो करोगे तो डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी। ये बात देखिए अमेरिकन को जर्मनी में खड़े होकर बोलनी पड़ी। तो अगेन ये ओवरऑल आप कह सकते हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक डिजास्टर थी। जर्मनी के मिनिस्टर्स को काफी बार अपनी सरकार को, अपने देश की डेमोक्रेसी को डिफेंड करना पड़ा, और शायद अगली बार हो सकता है कि ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट भी ना करे इस कॉन्फ्रेंस पे। और अभी देखिए जर्मनी की चिंताएं खत्म हुई नहीं है। अभी मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप और पुतिन का समिट भी होना है, वहां पर देखना होगा जर्मनी क्या रिएक्शन देता है। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है इमैनुअल मैक्रों की लीडरशिप के अंडर हम एक यूरोपियन मिलिट्री को देखेंगे। फाइनली यूरोपियंस नेटो पे डिपेंड करना छोड़ देंगे। जो अमेरिकन्स की टोन है, लैंग्वेज है, इससे यूरोपियंस को समझ में आ रहा है कि अब खुद का ध्यान रखने का टाइम आ चुका है और यूरोप बदल जाएगा। क्योंकि देखो, जब आपको एक आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है, खुद की रक्षा करनी पड़ती है, तब आप जिस तरीके से यूरोप को एक गार्डन बना के रखते हो वैसा अब रहेगा नहीं। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज इन द फ्यूचर। और ऑब्वियसली अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जियोपॉलिटिकल इवेंट होना है, ट्रंप पुतिन की मीटिंग, इस पर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसमें रिसेंट 100% मतलब वो दिन देखने वाला होगा जिस दिन ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहूँगी, वो ये कि पूरी वीडियो का अगर हम एक निचोड़ डिस्कस करें या हम एक मकसद अखज़ करें तो वो ये है कि जो लोग डेमोक्रेसी 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 करते हैं, तो शायद उन्हें इतनी डेमोक्रेसी की पड़ी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ अच्छा, वैसे तो अगर मैं बात करूं यूरोपियंस की, तो बेसिकली मैंने देखा है कि इनका ज़्यादातर रुझान शो ऑफ पे रहता है। ठीक है, ये बहुत महान बनने की कोशिश करते हैं, बहुत शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। हम एशियन कंट्रीज़ के सामने लाइक पाकिस्तान, इंडिया, हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, हम लोगों को हमारी गलतियां हाईलाइट करवाते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे एक जिस तरीके से वोटिंग होना चाहिए, जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए वैसा है नहीं, सिस्टम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। लेकिन बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर भी लाख दर्जे बेहतर हैं इनसे। ठीक है, लाइक डेमोक्रेसी के हवाले से अगर मैं बात करूँ और वो इंडिया की बात करें, तो इंडिया में इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जैसे कि एस डी शंकर ने कहा कि हर वोट काउंट होता है, और काउंट होने के बाद जो अनाउंसमेंट होता है कि कौन बैठा है उस पद पर या किसने वो सीट संभाली है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का पद हो, चाहे वो किसी चीफ मिनिस्टर का पद हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का पद हो, तो कभी भी इसके ऊपर मैंने ये नहीं देखा कि जाहिर सी बात है न्यूज़ वगैरह चलती हैं, चीज़ें वायरल होती है, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि दूसरी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हो या उस इलेक्शन को तस्लीम ना करे या उस पोस्ट को देना ना चाहे। ठीक है, मैंने ये चीज़ देखा है लाइक मोदी जी की है। अभी हम मिसाल ले लेते हैं कि देखिए मोदी जी के चाहने वाले बहुत सारे, लेकिन देखें हर इंसान के हिटर्स भी होते हैं, मोदी जी के भी हिटर्स होंगे। लेकिन जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बने, मतलब मल्टीपल टाइम्स वो बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, और बार 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 थर्ड टाइम बने इस बार प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बावजूद भी अपोजिशन की तरफ से कोई मैंने ये नहीं देखा कि वो इस चीज़ को तस्लीम ना करे, वो प्राइम मिनिस्टर ना माने, या वो कहें वोटिंग सही नहीं हुई है, ये जो वोट्स हुए या इलेक्शन हुए इसके ऊपर हमें एतराज़ है, ये उतने शफाफ और क्लियर नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। तो ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि किसी भी कंट्री में कितनी डेमोक्रेसी है। ठीक है, वहाँ के लोगों 20% ज़्यादा वोटिंग हुई है इस बार, या वोटर्स थे ज़्यादा। तो ये चीज़ भी अपने आप में बहुत अहमियत रखती है कि लोगों को कितना भरोसा है डेमोक्रेसी पे, कितना भरोसा है अपने वोट पर, कितना भरोसा है अपने चुनाव पर जो उनके कंट्री में कंडक्ट होते हैं इलेक्शंस, उन पर, कि पहले से ज़्यादा वोटर्स थे। इस चीज़ का रुझान ज़्यादा है, इस चीज़ पर बिलीव ज़्यादा है। लेकिन हमेशा फिंगर आउट करना आपने, और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब आप किसी को फिंगर आउट करते हैं तो फिर बोलने वाले बोलते हैं कि भाई 4 फिंगर्स फिर आपके ऊपर भी उठती हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उथल-पुथल देखने को मिल रही है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और है, अमेरिका और जर्मनी का ये जो मामला है ये काफ़ी दिनों से मैं सुन रही हूँ। ठीक है, पहले मैं सुन रही थी कि जस्टिन ट्रूडो को लेकर ट्रंप ने कुछ कह दिया, उनका मजाक उड़ा दिया, उनको तो वो प्रेसिडेंट मानते ही नहीं है, उनको तो मतलब कभी किसी नाम से पुकारते हैं, कभी किसी नाम से पुकारते हैं, मतलब उनको वो इज्जत वो मुकाम देते ही नहीं है वो। अब ये सब चल रहा था चल रहा था चल रहा था, और आज फाइनली ये वीडियो देखने को मिली है कि इस तरीके से मतलब मुंह पर जलील कर कर
चले गए, बड़ी बात है ये। तो यकीनन अब इनका भी रद्द अमल आएगा। और एस जयशंकर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी, जो बात बोलनी चाहिए थी। मैं ये कहूँगी इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि कोई भी इन कंट्रीज़ की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं रखता, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, नर्वस होता है और खामोशी इख्तियार कर लेता है। लेकिन मुझे एस जयशंकर की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब वो कुछ बोलते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, और उनकी बात पकड़ में भी नहीं आती, और उनकी बात ऐसी होती है कि शक्लें देखने लायक थी इन लोगों की। मतलब जब मैं देख रही थी, कैमरा पैन हो रहा था और इन लोगों के फेसेस पर जा रहा था जब एस जयशंकर बात कर रहे थे, लाइक जब उन्होंने वोटिंग की बात करी, लाइक जब उन्होंने ये बात करी कि मैं अपनी इंडेक्स फिंगर दिखा रहा हूँ और हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जैसा आप लोगों के यहाँ आप लोग करते हो हमारे यहाँ आकर, अगर हमने इसका थोड़ा सा फ्रैक्शन भी किया तो बस मुझे पता है कि आप लोगों पे क्या गुजरेगी, आप लोग सह नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें जब वो बोल रहे थे तो जितनी यकसवी से एक तो वो सुन रहे थे, और उनके चेहरों पे 12 बजे हुए थे। मतलब कोई जवाब नहीं बन पाया, कोई उनकी बात को काट नहीं सका, कोई उनको गलत नहीं ठहरा सका। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बहुत बड़ी बात ये कह दी उन्होंने कि ये जो पैनल है, यही मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, बड़ी अजीबो-गरीब सी फीलिंग आ रही है। तो ये किसी के मुँह पे बैठ के जाके उनके कंट्री में बात करना, और अपने स्टेट को जिस तरीके से आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जितनी रिस्पेक्ट आप बना रहे हैं अपने स्टेट की, और अपने एक ऐसे शंकर की सबसे अच्छी बात ये भी है कि उनके स्टेटमेंट जो होते हैं वो बहुत वैल्यूबल होते हैं, बहुत वर्थ इट होते हैं, कि आप उनकी बात सुने तो आपसे जवाब बन ही नहीं पाएगा। आप मतलब बोलो कि यार क्या कह डाला इस बंदे ने। तो ये चीज़ बहुत ख़ास करती है उनको। और बेशक हम देख रहे हैं कि इंडिया जिस तरीके से अपनी एक इमेज बना रहा है, जिस तरीके से अपनी रिस्पेक्ट बना रहा है, जिस तरीके से एक अपनी दुनिया पर एक अपनी छाप छोड़ रहा है, वो अपने आप में बहुत कमाल की है। जो देश बहुत पीस ऑफ केक समझकर कुछ भी बोलकर निकल जाया करते थे इंडिया को, वो शायद मुझे लगता है कि अब 10 बार सोचेंगे कुछ बोलने से पहले, 10 बार सोचेंगे कुछ करने से पहले। ये बहुत अच्छी बात है कि उनके वेस्टर्न एम्बेसडर्स आते हैं और आउटलायर्स से बात करते हैं, जिनका स्टेटमेंट ऐसा है कि वो किसी एजेंडे के थ्रू है, या वो किसी एजेंडे की वजह से है, जिसमें सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। और वो चीज़ें लेकर जाते हैं, फिर प्रमोट करते हैं उनको, लोगों को उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो ये कहीं न कहीं गलत है, ठीक है? इस तरीके से आप उस कंट्री की इमेज को स्पॉइल्ड करते हो। इसी तरीके से अगर उस कंट्री के एम्बेसडर्स आपके कंट्री में आएँ और इस तरीके का बिहेवियर करें, वो भी ऐसे करें, इन चीज़ों को प्रमोट करने लग जाएँ, तो वाक़ई आप तो तिलमिला जाओगे, आपको तो बहुत बुरा लगेगा। तो वही बात है कि हमेशा आपने सोच कर समझ कर कदम रखना है। आपने किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचना है कि अगर यही चीज़ मेरे ऊपर बीतेगी तो फिर मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा कि नहीं। तो बहुत बढ़िया वीडियो थी, बहुत मज़ा आया ये वीडियो देख के। एस जयशंकर की तो हर वीडियो मेरी फेवरेट है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।